नमस्कार, मैं गणेश कुमार चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। बीएससी सेकेंड ईयर की लास्ट क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट पर डिस्कस कर रहे थे, जिस पर परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या पर डिस्कस किया था। नेक्स्ट टॉपिक है घनत्व तथा आयतन, डेंसिटी एंड वॉल्यूम। एक संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में हुए परिवर्तन के आधार पर आयतन पहले घटता है, फिर लगभग स्थिर तथा अंत में बढ़ता है। यहाँ पे एक संक्रमण श्रेणी ट्रांजिट सीरीज में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में भी पहले क्या हो रही थी, घट रही थी, फिर स्थिर रह रही थी और फिर बाद में नेक्स्ट बढ़ रही थी। तो उसी प्रकार यहाँ पे आयतन भी है, वो पहले घटता है, फिर स्थिर रहता है और अंत में बढ़ता है। क्योंकि त्रिज्या और आयतन एक दूसरे के समानुपाती होता है। किसी परमाणु को अपन एक गोले की भांति मानते हैं और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि आयतन है वो आर के क्यूब के समानुपाती होता है। इसी तरह यहाँ पे भी परमाणु का जो आयतन है वो त्रिज्या के समानुपाती होता है। इसलिए यहाँ पे जैसा परिवर्तन त्रिज्या में हो रहा है वैसा ही परिवर्तन आयतन में भी होता है। लेकिन आयतन तथा घनत्व व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। आपको पता है कि डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि घनत्व है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः घनत्व पहले बढ़ता है, यानी कि त्रिज्या पहले क्या हो रही थी, घट रही थी, और आयतन भी पहले क्या हो रहा था, घट रहा था। लेकिन घनत्व पहले क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, बीच के तत्वों का घनत्व है वो अधिक होता है तथा अंत में घटता है। जो बीच के तत्व थे उनका आयतन क्या था, आयतन तो वहां पर कम था, लेकिन घनत्व क्या होगा, बिल्कुल उसका जस्ट अपोजिट, अधिकतम होगा और अंत में घटेगा। अंत में क्यों घटेगा कि आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा। घनत्व परमाणु भार के समानुपाती होता है। आपको डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि मास के समानुपाती होता है द्रव्यमान के, यानी कि यहाँ परमाणु के परमाणु भार के समानुपाती होता है। अतः 3D की तुलना में 4D की श्रेणी के तत्वों का घनत्व अधिक होता है, यानी उनका परमाणु भार बढ़ेगा। 3D की तुलना में 4D के जो तत्व हैं उनका परमाणु भार अधिक होगा, तो उनका घनत्व भी अधिक होता है। तथा 4D श्रेणी के तत्वों की तुलना में 5D श्रेणी के तत्वों का घनत्व काफी अधिक होता है, यानी ज्यादा होता है तुलनात्मक रूप से। क्योंकि परमाणु भार में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। परमाणु भार के अंदर तो बहुत अधिक, क्योंकि यहाँ पे लैंथेनाइड आ जाएंगे, परमाणु भार में अधिक वृद्धि होगी और उसी अनुपात में आयतन नहीं बढ़ता है, क्योंकि लैंथेनाइड संकुचन होता है और लैंथेनाइड संकुचन के कारण त्रिज्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आयतन क्या हो जाता है, कम हो जाता है और आयतन उसी अनुपात में नहीं बढ़ पाता है। और इस कारण से इन तत्वों का आकार जो है वो तुलनात्मक रूप से नहीं बढ़ता है और इनका डेंसिटी है वो सर्वाधिक हो जाती है। पूरी आवर्त सारणी के अंदर ऑस्मियम और इरिडियम की जो डेंसिटी है वो सबसे अधिक है। ऑस्मियम की है 22.48 तथा इरिडियम की 22.4 ग्राम पर ml, यानी ये बहुत अधिक डेंसिटी है, पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिक होती है। ये तो नेक्स्ट टॉपिक था घनत्व तथा आयतन। अब इससे नेक्स्ट टॉपिक आयनन
विभव। आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव पहले तो होता क्या है इस पे डिस्कस करते हैं। किसी तत्व के गैसीय परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को, यानी कोई गैसीय परमाणु और उसके सबसे बाह्यतम इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को नाभिकीय आकर्षण से अनंत दूरी तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा, जितनी ऊर्जा की वो इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आकर्षण से अनंत दूरी तक जा सके, वो आयनन विभव कहते हैं। अर्थात आयनन विभव इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच लगने वाले आकर्षण बल की माप है। यानी जितना ज्यादा नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल लगेगा उतना ही उसका आयनन विभव अधिक होता है। सामान्यतः किसी आवर्त में पीरियड के अंदर अपन बाएं से दाएं जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयनन विभव में वृद्धि होती है। और वृद्धि क्यों होती है? नाभिक की आवेश में वृद्धि के कारण होती है। किसी आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा? नाभिक की आवेश में वृद्धि होगी, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, प्रोटॉनों की संख्या में वृद्धि होगी, नाभिक की आवेश बढ़ेगा, और नाभिक की आवेश बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉनों के ऊपर लगने वाला आकर्षण बल बढ़ेगा, और जिसके कारण आयनन विभव अधिक होता है। लेकिन संक्रमण श्रेणी के तत्वों में n-1d कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती है, और इस वृद्धि के कारण परिरक्षण प्रभाव भी बढ़ता है, शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, जो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। इस पे परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है। अतः नाभिक की आवेश में वृद्धि तथा परिरक्षण प्रभाव एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं इस पे कि जो नाभिक की आवेश है और परिरक्षण प्रभाव है, इनका दोनों का प्रभाव एक दूसरे के विपरीत होता है। नाभिक की जो आवेश है वो तो आयनन विभव को बढ़ाने का काम करेगा, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल को बढ़ाएगा नाभिक की आवेश, लेकिन परिरक्षण प्रभाव जिसका अपोजिट होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच आकर्षण को कम करेगा। और यहाँ पे जो n-1d कक्षकों में भी इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि होती है और जिसके कारण परिरक्षण प्रभाव में वृद्धि होती है, तो क्या होगा? जो बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर आकर्षण, नाभिक का जो आकर्षण बल है उसमें भी कमी होगी। अतः किसी श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर जितनी वृद्धि होनी चाहिए थी आयनन विभव में, उतनी वृद्धि नहीं हो पाती है। अर्थात यहाँ आयनन विभव के मान में बहुत कम वृद्धि होती है। जो आप यहाँ पे इस टेबल के अंदर देख रहे हैं, ये यहाँ पे टेबल है, वो प्रथम श्रेणी जो है 3D श्रेणी है, उसके संक्रमण तत्वों के प्रथम तथा द्वितीय आयनन विभव दिए हुए हैं। यहाँ पे पहला जैसे स्कैंडियम का यहाँ पे आयनन विभव दे रखा है, और उसके बाद टाइटेनियम का, और उसके बाद वेनेडियम का, क्रोमियम का, मैंगनीज का, आयरन का, कोबाल्ट का, और निकिल का, कॉपर का, और फिर जिंक का। यहाँ पे ये फर्स्ट इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल दे रखा है, और नेक्स्ट यहाँ पे इसका सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल आयनन विभव दे रखा है, जो फर्स्ट की तुलना में अधिक है। काफी आपको दिख रहा है, फर्स्ट की तुलना में सेकेंड की तुलना करें तो प्रत्येक के अंदर अधिक होगा, और अधिक होने के कारण आपको पता है एक धनावेशित होगा, और धनावेशित परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालना है। कब? सेकेंड आयनाइजेशन में। तो धनावेशित परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालना और मुश्किल होता है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो आयनन विभव का मान भी अधिक होगा। अर्थात यहाँ पे फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल की तुलना में सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो अधिक है। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे इनके क्वेश्चन बनते हैं, जो आगे अपन डिस्कस करते हैं कि किनका अधिक होता है, किनका कम होता है, और क्यों होता है।
देखो आगे कि इसी प्रकार द्वितीय आयनन विभव का मान अर्थात एक धनावेशित आयन से एक इलेक्ट्रॉन को अनंत दूरी तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान प्रथम आयनन विभव से काफी अधिक होता है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट के अंदर जैसे देखो कि क्रोमियम के Ip2 का मान यानी कि आयनाइजेशन पोटेंशियल द्वितीय आयनन विभव का मान वेनेडियम तथा मैंगनीज दोनों से अधिक होता है, यानी कि पहले का जो वेनेडियम और आगे का मैंगनीज इन दोनों से अधिक होता है। तथा कॉपर के Ip2 का मान इससे पहले वाले निकेल तथा बाद के जिंक दोनों से अधिक होता है। इसका निम्न कारण है। एक धनावेशित क्रोमियम आयन Cr+ का विन्यास जो है वो 3d5 होता है। वैसे इसका क्रोमियम जब उदासीन होता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d5 4s1 होता है। 4s1 का इलेक्ट्रॉन त्यागा हुआ है जब क्रोमियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d5 होगा, अर्थात 3d5 एक अर्धपूरित विन्यास है। और इसी प्रकार कॉपर के भी धनावेशित आयन Cu+ का विन्यास 3d10 होता है और ये एक पूर्णपूरित विन्यास है। चूंकि दोनों ही स्थितियां क्या है, अधिक स्थायी है और अधिक स्थायी होगी तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल होगा और उसके लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी तो आयनन विभव का मान भी अधिक होगा, और अतः इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यही कारण है कि क्रोमियम तथा कॉपर के द्वितीय आयनन विभव का मान कुछ होता है। ये यहाँ पे अपन ने जो नेक्स्ट टॉपिक आयनन विभव पे डिस्कस कर दिया। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे गलनांक तथा क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। प्रबल धात्विक बंध होने के कारण संक्रमण तत्वों के गलनांक तथा क्वथनांक के मान उच्च होते हैं। संक्रमण तत्वों में प्रबल धात्विक बंध पाए जाते हैं, मेटेलिक बॉन्ड पाए जाते हैं, और जिसके कारण इनके गलनांक तथा क्वथनांक हाई होते हैं। जो यहाँ पे टेबल में दे रखे हैं संक्रमण तत्वों के गलनांक दे रखे हैं यहाँ पे तीनों श्रेणियों के, ये 3D श्रेणी और ये 4D और ये 5D सीरीज दे रखी है, और इनके सबके यहाँ पे गलनांक नीचे दे रखे हैं। तो यहाँ पे अपन डिस्कस करते हैं आगे कि कैसे किस प्रकार से गलनांक और क्वथनांक में परिवर्तन होता है, किसका ज्यादा होता है और क्यों, क्या कारण है। तो संक्रमण तत्वों की एक श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने में इनकी गलनांक तथा क्वथनांक पहले बढ़ते हैं, आपको दिख रहे हैं, पहले तो क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और फिर यहाँ पे उसके बाद में फिर घटते हैं, क्योंकि प्रारंभ में D कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से धात्विक बंध में उनका योगदान बढ़ता जाता है। शुरुआत में D कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों में निरंतर क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, और D कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो रही है, और ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है D कक्षकों में, इनका धात्विक बंध में योगदान निरंतर अधिक होता जाता है, और जिसके कारण इनके गलनांक बढ़ते जाते हैं और धात्विक बंध प्रबल होते जाते हैं, अतः इनके गलनांक क्वथनांक का मान बढ़ता जाता है। बाद में D कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होने से, अब बाद में यहाँ पे जब आयरन से बाद की बात करेंगे तो यहाँ पे D कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होने लग जाएगा। आयरन के अंदर कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, यहाँ पे D कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होने लग जाता है, और जिसके कारण इनका
अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होती है और धात्विक बंध में इनका योगदान कम होता है, और जिसके कारण इनकी गलनांक और क्वथनांक के मान में भी कमी आती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है तथा गलनांक क्वथनांक घटते हैं। मैंगनीज तथा जिंक के, यहाँ पे जो टेबल थी ऊपर उसमें आपने देखा है मैंगनीज तथा जिंक के गलनांक क्वथनांक अत्यंत कम होते हैं। तुलनात्मक रूप से आप देखेंगे तो अत्यंत कम होते हैं। यहाँ आप देखो मैंगनीज की गलनांक कितना है 1244, जिंक का 420। कम कैसे कि यहाँ पे मैंगनीज का 1244 के देखो, इधर क्रोमियम का 1900 और इधर आयरन का 1535, यानी दोनों तरफ पढ़ों के ज्यादा है और इसका इसके तुलनात्मक रूप से कम है। और यहाँ पे जिंक देख रहे हो आप, कॉपर का 1083, ठीक है, और जिंक का बहुत ही कम हो गया 420 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे मैंगनीज और जिंक का तुलनात्मक रूप से गलनांक अत्यंत कम होता है। तो इसका क्या कारण है? क्योंकि मैंगनीज तथा जिंक के स्थायी D5 व D10 विन्यास, D5 यानी अर्धपूरित और D10 यानी कि पूर्ण पूरित विन्यास है, हाफ फिल एंड फुल फिल कॉन्फ़िगरेशन है, के कारण इनका धात्विक बंध में योगदान कम हो जाता है। यानी कि ये धात्विक बंध में इलेक्ट्रॉन कम योगदान होता है। ये विन्यास कैसा है? स्थायी विन्यास है, अतः इनके गलनांक और क्वथनांक के मान तुलनात्मक रूप से कम हो जाते हैं। वर्ग 12 के अंदर कौन कौन आता है? जिंक, कैडमियम और मरकरी के गलनांक व क्वथनांक अत्यंत कम होते हैं। इनके गलनांक क्वथनांक आप देखोगे तो यहाँ पे जिंक का 420, कैडमियम का 321 और मरकरी का तो माइनस में 39 डिग्री सेल्सियस। सामान्य तापमान पर मरकरी तो क्या होता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इनके गलनांक है वो अत्यंत ही कम होते हैं। तो इनका क्या कारण है? ये देखो कि गलनांक क्वथनांक अत्यंत कम होते हैं और मरकरी तो द्रव धातु है, क्योंकि इनके D10 विन्यास के कारण धात्विक बंध में D इलेक्ट्रॉनों का योगदान बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है और जिसके कारण या इनके गलनांक और क्वथनांक बहुत ही कम हो जाते हैं। ये यहाँ पे आज अपन ने 3 टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया था, जिसमें से पहला था घनत्व तथा आयतन और नेक्स्ट था आयनिक विभव और लास्ट टॉपिक अपना था गलनांक तथा क्वथनांक। अब नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।